नमस्कार दोस्तों, एसीएफ इन्वायरमेंट में जो अपनी 5वीं यूनिट चल रही है उसका आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है न्यूक्लियर पॉल्यूशन या फिर नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। न्यूक्लियर पॉल्यूशन, नाभिकीय प्रदूषण जो है वो नाभिक से निकलने वाली रेडियो एक्टिव विकिरणों के कारण जो प्रदूषण होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, नाभिकीय प्रदूषण कहते हैं। यानी नाभिक के विखंडन से जब रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं तब उसे अपन नाभिकीय प्रदूषण कहते हैं। और ये रेडियो एक्टिव विकिरणें जब परितंत्र को प्रभावित करते हैं तभी तो अपन इसको प्रदूषण की श्रेणी में रखेंगे। जब तक ये इकोसिस्टम को प्रभावित नहीं करते तब तक इसको अपन प्रदूषण की श्रेणी में नहीं रखते। परमाणु या फिर नाभिक से निकलने वाली रेडियो एक्टिव विकिरणों के कारण या रेडियो एक्टिव प्रदूषकों के कारण, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट के कारण होने वाला प्रदूषण नाभिकीय प्रदूषण कहलाता है। नाभिकीय प्रदूषण कहलाता है। और नाभिकीय प्रदूषण जो है इसका मनुष्य या फिर अन्य जो जीव जंतु हैं इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव विकिरणें जो हैं ये डायरेक्ट बॉडी को इफेक्ट करती हैं। इससे कैंसर वगैरह के जो रोग हैं वो हो जाते हैं, और अत्यधिक मात्रा में अगर हो ये तो तत्काल व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इससे पूरी जो स्किन है वो भी निकल जाती है। तो अगर अपन इन रेडियो एक्टिव पदार्थों की बात करें तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये ऐसे पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थों की श्रेणी में रखे जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों में रेडियो एक्टिव विकिरणें जो निकलती हैं इनके माप की जो इकाई है वो है रोंटजन। रेडियो एक्टिव विकिरणों के माप की इकाई रोंटजन या इसे रेम भी कहा जाता है। अन्य नाम इसका क्या है, रेम, रोंटजन इकाई या फिर रेम। तो इसकी कोई ऐसी लिमिट होगी जो मनुष्य के शरीर को प्रभावित नहीं करे, और इससे ज्यादा की लिमिट जो है वो मनुष्य के शरीर को प्रभावित करे। तो 20 रेम से अधिक तीव्रता की रेडियो एक्टिव विकिरणें शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 20 रेम या 20 रोंटजन की विकिरणें जो हैं वो जीवधारियों को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। हाल ही में जो मुख्य नाभिकीय प्रदूषक की अगर कुछ उदाहरण कर लें तो 1986 में यूक्रेन, वर्तमान यूक्रेन और पहले का जो आपका सोवियत संघ था, वहां पर चार्नोबिल नामक स्थान, चार्नोबिल संयंत्र
से रेडियो एक्टिव विकिरणें निकली थी और ये चेरनोबिल 1986 में ये घटना हुई थी। ये उस समय का सोवियत संघ और वर्तमान का जो यूक्रेन है, यहाँ पर ये एक संयंत्र था जहां से परमाणु विकिरणों के माध्यम से विद्युत उत्पादित की जाती थी। तो यहाँ पर ये घटना 1986 में हुई। इसके अलावा फुकुशिमा जापान में इसी प्रकार अमेरिका का थीमाइल आइलैंड यहां पर भी नाभिकीय विकिरण की घटना हुई 1979 में। इस प्रकार ये 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जिसके कारण रेडियो एक्टिव विकिरणों से अत्यधिक जनहानि हुई है। और रेडियो एक्टिव विकिरणें जो हैं यहाँ पर एक अल्प समय के लिए ही नहीं, यानी कि ये दीर्घ काल तक इस स्थानों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर 9 अगस्त और 6 अगस्त को जो बम डाले गए थे, उसका प्रभाव वर्तमान तक भी वहां की जनजातियां जो हैं, आने वाली पीढ़ियां जो हैं, वो कई बीमारियों के साथ ये इसको प्रभावित करते हैं। इसके कारण जो थायराइड जो रोग हो जाता है, वो भी बच्चों में थायराइड रोग इन विकिरणों के कारण होता है। यानी इनका जो नाभिकीय प्रदूषक होते हैं, इनका शरीर पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषण के स्रोत। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। रेडियो एक्टिव प्रदूषकों के स्रोत, इसके 2 स्रोत, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव जनित। प्राकृतिक तथा मानव जनित। प्राकृतिक की अगर बात करें तो प्रकृति में जैसे सोलर से कुछ विकिरणें निकलती हैं। इसके अलावा आपके कॉस्मिक किरणें, न्यूट्रॉन, कॉस्मिक किरणें, न्यूट्रॉन, या फिर ये जो लौकिक संसार है, यहां से जैसे कई स्थानों से रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं, जैसे चट्टानों से या फिर मिट्टी से भी रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं, या फिर इमारतों से भी कई बार रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं। जैसे प्राकृतिक गैसें, तो ये सभी स्रोत क्या हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषकों के। मानव जनित स्रोतों की बात करें तो मानव जनित स्रोतों में जैसे नैदानिक चिकित्सा उपकरण, जैसे अपन कार्बन 14 काम में लेते हैं, स्ट्रोंशियम भी काम में लेते हैं, आयोडीन 131 भी काम में लेते हैं थायराइड की जांच के लिए। तो ये जो नैदानिक चिकित्सा उपकरण है, जैसे एक्स रेज है या फिर रेडियोग्राफी है, इनके कारण भी रेडियो एक्टिव विकिरणें जो है वो शरीर को प्रभावित करती हैं। दूसरा है नाभिकीय परीक्षण, नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम। तो ये जो चीजें हैं, या फिर जैसे अपन बात करें यूरेनियम का खनन है, यूरेनियम खनन, तो ये सभी चीजें जो है ये मानव जनित कारकों में आती हैं। प्राकृतिक तथा मानव जनित कारक। प्राकृतिक कारक जो प्रकृति में होते हैं, सौर विकिरणों से कुछ रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं, कॉस्मिक किरणें, न्यूट्रॉन, इमारतों से, प्राकृतिक गैसों से, चट्टान, मिट्टी से निकलने वाली जो रेडियो एक्टिव विकिरण है। मानव जनित में नैदानिक चिकित्सा उपकरण, जिसमें कार्बन 14, स्ट्रोंशियम, आयोडीन 131, या फिर अपन
सीजियम 137 है, सीजियम 137, ये सभी जो है ये, या फिर एक्स किरणें हैं, रेडियोग्राफी है, इनका उपयोग कैंसर की जांच के लिए या फिर अन्य शरीर की जांच के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय परीक्षण है, नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम, यूरेनियम खनन, तो ये चीजें जो हैं ये रेडियो प्रदूषण के स्रोतों में शामिल होते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण के ये मुख्य मुख्य स्रोत हैं। अब अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषक जो है वो विकिरणों के रूप में उत्सर्जित होते हैं। रेडियो एक्टिव नाभिक से उत्सर्जित होने वाली जो तरंगे हैं ये, इनको अपन दो समूह में बांट सकते हैं, यानी रेडियो एक्टिव विकिरणें जो हैं जो प्रदूषण की श्रेणी में आती हैं, इनको अपन दो ग्रुप में बांटते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरी है आयोनाइजिंग रेडिएशन। यानी ऐसी तरंगे जो वातावरण के पदार्थों को आयोनाइज कर देती हैं, उसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, अनआयनीकृत प्रदूषक और आयनीकृत प्रदूषक, नॉन आयोनाइजिंग और दूसरा है आयोनाइजिंग। रेडियो एक्टिव प्रदूषक, इसके दो भाग हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये दो प्रकार की होती है। ये जो रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन है, ये विकिरणें आयनों को, ये विकिरणें माध्यम के कणों को, माध्यम के कणों को आयनों में नहीं बदलती, आयनों में नहीं बदलती हैं। तो ये जो विकिरणें हैं इनकी तरंग दैर्ध्य के परास कम होती है, तरंग दैर्ध्य परास इनकी क्या होती है, कम होती है। यानी ये कम तरंग दैर्ध्य की विकिरणें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पराबैंगनी किरणों से रेडियो एक्टिव विकिरणों तक की जो किरणें होती हैं वो इस श्रेणी में आती हैं। तो इनकी परास जो है वो है पराबैंगनी से रेडियो विकिरण। इस परास की जो इसके इन दोनों के बीच की जो रेडियो एक्टिव विकिरणें जो आती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। ये जिस माध्यम में ये विकिरणें गुजरती हैं उस माध्यम की ऊर्जा को तो ये बढ़ा सकती हैं, लेकिन उसके माध्यम के कणों को आयनों में ये परिवर्तित नहीं कर सकती। दूसरा है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन जिस माध्यम में गुजरती है उसके आयनों को, उसके माध्यम के कणों को आयोनाइज कर देती है। ये विकिरणें माध्यम के कणों को आयनीकृत कर देते हैं, आयनीकृत कर देती हैं। जैसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अल्फा किरणें, बीटा किरणें और तीसरी है गामा किरणें। ये तीन प्रकार की किरणें होती हैं। तीन प्रकार की ये किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और ये तीनों जो किरणें हैं ये नाभिक से निकलती हैं। जब नाभिक का विखंडन होता है तो उस क्रिया में ये निकलती हैं। तो इनके बात कर लेते हैं अपन। अल्फा, बीटा और गामा किरणें जो हैं ये इनके सोर्स की बात कर लेते हैं। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा कण। अल्फा जो कण हैं ये यूरेनियम से निकलते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम से ये निकलते हैं। इनका प्रभाव नहीं होता है, यानी इनका प्रभाव कम होता है शरीर पर।
अल्फा किरणों का प्रभाव शरीर पर कम होता है। निकलती किससे है? यूरेनियम और प्लूटोनियम। बीटा किरणें, बीटा कण या फिर बीटा किरणें ये विखंडन से निकलती हैं और ये शरीर को प्रभावित करती हैं, शरीर को ये प्रभावित करती हैं। तीसरा है गामा कण। गामा कण जो होती हैं विखंडन या फिर संलयन से निकलती हैं, विखंडन व संलयन से निकलती हैं और ये भी शरीर को प्रभावित करती हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित गामा किरणें शरीर को करती हैं। ये शरीर, संपूर्ण शरीर को ये गामा किरणें जो है वो प्रभावित कर सकती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अल्फा, बीटा और गामा में से कौन सा शरीर के लिए ज्यादा हानिकारक है? तो गामा कण जो है वो इस शरीर के लिए ज्यादा हानिकारक होते हैं। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषण के कारक। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के प्रभाव। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के प्रभाव। रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो होते हैं इनका वैसे तो दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अल्पकाल के लिए भी ये शरीर को बहुत अधिक प्रभावित कर देती हैं। जैसे अगर मानव पर प्रभाव की बात करें तो इससे मानव पर कायिक और आनुवंशिक दो प्रभाव पड़ते हैं। मानव पर प्रभाव, मानव पर प्रभाव, मानव पर इसके दो प्रभाव होते हैं, कायिक और आनुवंशिक। कायिक प्रभाव और आनुवंशिक। कायिक प्रभाव में जो अपनी कायिक कोशिकाएं हैं वो प्रभावित होती हैं, जैसे ऊतक क्षति, एनीमिया, कैंसर। ये जो कायिक कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिक में ये डीएनए व जीन को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकी में ये डीएनए व जीन को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर इनका तीन तरह से प्रभाव पड़ता है, जैसे जंतुओं पर प्रभाव, पादपों पर प्रभाव और दूसरा है आपके पारितंत्र पर प्रभाव। पारितंत्र पर प्रभाव, जंतुओं पर प्रभाव। जंतुओं पर ये किस प्रकार प्रभाव डालती हैं? इनके इफेक्ट से बाल उड़ना, कैंसर, ऊतक क्षति, ये सारी क्रियाएं जंतु पर प्रभावित होती है। दूसरा पादप पर, पादप के बीज नहीं बन पाते। इसके अलावा संपूर्ण पादप जो है वो इससे प्रभावित होता है, यानी इससे पादप की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां इससे प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित। इसके अलावा वृद्धि जो है वो रुक जाती है, वृद्धि कम हो जाती है। पारितंत्र पर प्रभाव, ये है थल, जल व वायु को प्रदूषित करता है। तीनों प्रकार से ये इसको प्रदूषित करता है। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव विकिरणों के नियंत्रण के उपाय। रेडियो एक्टिव विकिरणों के नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं? रेडियो एक्टिव विकिरणों के नियंत्रण के उपायों में सबसे पहले तो यह है कि जो परमाणु परीक्षण वगैरह जो है उनको रोका जाए, यूरेनियम का संवर्धन जो है उसको रोका जाए। इसके अलावा जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है वो वैज्ञानिक तरीकों से की जाए और उसको अगर एक्सप्लोजन बात करते हैं अपने रेडियो एक्टिव विकिरण नियंत्रण के उपाय। रेडियो एक्टिव विकिरण नियंत्रण के उपाय। वे रेडियो एक्टिव विकिरणों के नियंत्रण के उपायों में पहले तो है परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई जाए। दूसरा, रेडियो एक्टिव विकिरण
उत्सर्जन नियंत्रण किया जाना चाहिए। नाभिकीय रिएक्टर पर प्रभावी नियंत्रण, नाभिकीय रिएक्टर पर प्रभावी नियंत्रण, नाभिकीय अपशिष्ट का प्रभावी निस्तारण किया जाना चाहिए। तो इन प्रक्रियाओं को अपनाकर अपन रेडियो एक्टिव विकिरण जो है उनको नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाभिकीय अपशिष्ट से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं उनकी सांद्रता के आधार पर उनको अपन 3 भागों में बांटते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सांद्रता के आधार पर अपशिष्ट। सांद्रता के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, लो लेवल वेस्ट, इंटरमीडिएट और हाई लेवल वेस्ट। लो लेवल वेस्ट, दूसरा है इंटरमीडिएट वेस्ट, और तीसरा है हाई लेवल वेस्ट। ये लो लेवल जो वेस्ट होते हैं इनमें रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ इनमें कम होते हैं। उदाहरण के लिए हॉस्पिटल के अपशिष्ट, हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है वो इसमें आते हैं। तो इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनका निस्तारण कम गहराई पर किया जाता है। कम गहराई पर में इनको दबाया जाता है। दूसरा है इंटरमीडिएट वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो लो लेवल और हाई लेवल के बीच के होते हैं उन्हें इंटरमीडिएट वेस्ट कहा जाता है, यानी इनमें रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा लो लेवल से ज्यादा होती है। तीसरा है हाई लेवल। हाई लेवल जो वेस्ट होते हैं वो नाभिकीय संयंत्रों से निकलते हैं। नाभिकीय संयंत्रों के अपशिष्ट, तो इनके निस्तारण के लिए इनको पृथ्वी की सतह से 300 से 1000 मीटर गहराई में दबाया जाता है। 300 से 1000 मीटर गहराई में इनको दबाया जाता है, क्योंकि इनमें रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको काफी गहराई में दबाया जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटमेंट की। न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाए, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए कई मेथड हैं, जैसे ओशियन डंपिंग है, स्पेस डंपिंग है, अंडरग्राउंड डंपिंग है। न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। पहला है इसमें विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन मेथड के द्वारा न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण किया जाता है। दूसरा है फॉस्फेट सिरेमिक्स। तीसरा है इसमें आयन एक्सचेंज मेथड, चौथा है अंडरग्राउंड डंपिंग।
चौथा है, पांचवा इसमें है स्पेस डिस्पोजल। तो इन मेथड के द्वारा न्यूक्लियर वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर रीयूज भी इसका किया जा सकता है। ये जो वेस्ट है इनको अगर रीयूज करने लायक हो तो इनका रीयूज भी अपन कर सकते हैं। एक टर्म आती है न्यूक्लियर फॉल आउट। न्यूक्लियर फॉल आउट, नाभिकीय अवपतन। नाभिकीय अवपतन। न्यूक्लियर फॉल आउट का मतलब यह है कि जब परमाणु विस्फोट होता है तो परमाणु विस्फोट के पश्चात जब ऊपर से जो विस्फोट के पश्चात रेडियो एक्टिव पदार्थ जब इस पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे नाभिकीय फॉल आउट या न्यूक्लियर फॉल आउट या नाभिकीय अवपतन कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ केरल से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ यहां पर है। कहां पर है? केरल में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ। एक है रेडियो एक्टिव फोर्सिंग। रेडियो एक्टिव फोर्सिंग, रेडियो एक्टिव के द्वारा जब इस पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है यानी ग्लोबल वार्मिंग इसके कारण होती है तो इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव फोर्सिंग। रेडियो एक्टिव के कारण ग्लोबल वार्मिंग। तो ये इसमें कुछ 2-3 टर्म है जो हो सकता है कि एग्जाम में आपके आ जाए। यानी रेडियो एक्टिव फोर्सिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? जलवायु परिवर्तन भी होता है। तो एक प्रकार से रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण जब जलवायु परिवर्तन होता है तो उसे रेडियो एक्टिव फोर्सिंग कहा जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटमेंट के ये मेथड हैं विट्रिफिकेशन, फॉस्फेट सिरेमिक, आयन एक्सचेंज, अंडरग्राउंड डंपिंग, स्पेस डिस्पोजल और रीयूज। इस मेथड के द्वारा अपन न्यूक्लियर वेस्ट जो है उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके है न्यूक्लियर वेस्ट पॉल्यूशन का टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद।